जय हिंद मित्रों, मैं राज सर आप सभी लोगों का इस राज हिंद एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो है नवरात्रि का पहला दिन है और सभी लोगों को हम यही चाहते हैं जो है कि माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से सभी लोग जो है खुश रहें और अपने जीवन में जो लक्ष्य आपका जो है पढ़ाई का, और पढ़ाई के माध्यम से जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं आप जो है उनमें माँ का योगदान रहे और आपकी मेहनत जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो हम किसी के भरोसे नहीं, अपनी काबिलियत के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे। और आज हम लोग जो है जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हिंदी से रिलेटिव है, वो है क्रिया। यानी ये व्याकरण में जो है हम पढ़ेंगे क्या, आज क्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्रिया पढ़ेंगे और जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं और उन भेदों में जो है कितने उपभेद होते हैं और कैसे उन सभी को पहचाना जाए जो है। तो जो भी लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो लोग जो है इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन घंटी दबाएंगे, जिससे उनको जो भी हम वीडियो यहाँ अपलोड करें तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए और जहाँ भी कहीं रहे वहाँ आसानी से वो पढ़ सकें। और वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो अगर उनको अच्छा लगता है तो उसको जो है लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि उनको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगता है तो अपने मित्रों तक इसको पहुँचाएँगे, शेयर करेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्रिया। क्रिया कहते किसे जो हैं और क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। तो क्रिया जो है हम ये जानते हैं जो है कि जिन शब्दों के माध्यम से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे हम। तो जिस भी शब्द के माध्यम से हमें जानेंगे काम का हुआ है या काम को पाया जा रहा है उसे ही क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाएगा खाना, पीना, पढ़ना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। यानी ये शब्द हमको बताते हैं कि काम हो चुका है या काम होने वाला है या काम हो रहा है। तो ये जो है इसे हम कहते हैं क्रिया। और देखेंगे क्रिया के मूल रूप से कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के मूल रूप से जो है दो भेद होते हैं। इसके मुख्य रूप से जो है दो भेद होते हैं। लेकिन दो भेद जानने से पहले क्रिया में हम जानेंगे कैसे इसका निर्माण होता है। क्रिया का जो निर्माण होता है ना, इसमें दो चीज़ें होती हैं। वो दो चीज़ क्या होती हैं? पहला जो आपका होता है वो होता है धातु। वो क्या होता है? धातु। और जो दूसरा होता है ना वो क्या होता है? वो प्रत्यय होता है। वो क्या होता है? वो प्रत्यय होता है। अब धातु को कैसे हम जाने क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, तो कैसे क्रिया बनेगी। धातु में जैसे मेरे सामने एक शब्द है पढ़ना, तो पढ़ना में जो है ये आपका जो पठ है ना, ये धातु है। पठ क्या है? धातु है। और इसमें जो है जो ना लगाना है ये है प्रत्यय। और दोनों जब मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? पढ़ना। तो पढ़ना क्या है? पढ़ना शब्द क्या है हमारे लिए? पढ़ना क्रिया है। तो क्रिया को जानने के लिए तो पहले हमको इसमें से जो मूल चीज़ें हैं ना उसको निकाल देना होगा। तो मूल चीज़ मैंने निकाल दिया पठ, और पठ हमारी धातु है और इसमें लास्ट में क्या लगा? ना, ये प्रत्यय है। दोनों को मिलने से क्या बनता है? क्रिया बनती है। अर्थात धातु में अगर हम ना जोड़ देंगे तब क्रिया का निर्माण हो जाता है, और क्रिया में से अगर हम धातु को निकाल देंगे जो लास्ट में ना बचता प्रत्यय, वो हमारी क्रिया का भेद वो कहलाती है, पहचान। अब जानेंगे जो है क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, वो कौन कौन है। तो क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला जो हमारा है वो है रचना या बनावट के आधार पर, और दूसरा हमारा जो है वो क्या है? वो प्रयोग के आधार पर। तो पहला हमारा है रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। और दूसरा जो हमारा है वो है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अब जानेंगे रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं और प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर देखेंगे तो क्रिया के दो भेद होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। और उन दो भेद में जो है पहला जो होता है ना वो होता है हमारा सकर्मक क्रिया। पहला हमारा क्या है? सकर्मक क्रिया। और दूसरा हमारा जो है ना वो है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। पहला हमारा क्या है? सकर्मक क्रिया। दूसरा क्या है? अकर्मक क्रिया है। अब देखेंगे हम प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर भी हमारे पास दो भेद होते हैं। और दो भेद में जो है जो पहला है वो हमारा है संयुक्त क्रिया। वो क्या है? संयुक्त क्रिया। और जो दूसरा है
वो है सहायक क्रिया। वो क्या है? सहायक क्रिया। पहला जो आपका है वो है आपका संयुक्त क्रिया, दूसरा क्या है? सहायक क्रिया। तो अब जानेंगे हम और क्या सकर्मक क्रिया के भी कुछ भेद होते हैं या आकर्मक क्रिया के भी कुछ भेद होते हैं, सहायक क्रिया के कुछ भेद होते हैं या संयुक्त क्रिया के भी कुछ भेद होते हैं। तो यहाँ हम पाएंगे जो हमारे सकर्मक क्रिया होते हैं ना, इनके भी दो भेद होते हैं। इनके भी कितने भेद होते हैं? इनके भी दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला जो है वो होता है एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। पहला जो है एक कर्मक क्रिया है, दूसरा जो है द्विकर्मक क्रिया है। और उसी तरह से देखेंगे जो हमारा अकर्मक क्रिया है, इसमें भी दो भेद होते हैं, इसके भी दो भेद होते हैं। पहला जो हमारा है वो है स्थितार्थक अकर्मक क्रिया, दूसरा जो हमारा है वो है गत्यार्थक अकर्मक क्रिया। तो पहला क्या है? स्थित्यार्थक अकर्मक क्रिया, दूसरा जो है वो है गत्यार्थक अकर्मक क्रिया, गत्यार्थक अकर्मक क्रिया। ठीक, पहला जो आपका है स्थितार्थक अकर्मक क्रिया, दूसरी है गत्यार्थक अकर्मक क्रिया। ये अकर्मक क्रिया के भेद हो गए। अब संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? संयुक्त क्रिया के जो है इसके जो है 4 उपभेद होते हैं। इसके जो है 4 उपभेद हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला जो होता है वो उसको कहते हैं हम लोग जो है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा जो है वो है नाम बोधक क्रिया, नाम बोधक क्रिया है। तीसरा जो हमारा है ये है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा जो है वो है क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया। तो ये जो है संयुक्त क्रिया के 4 भेद होते हैं। और जो सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया के कोई भेद नहीं होते हैं। अब जानेंगे हम लोग जो है ये आपकी क्रिया की पूरी रूपरेखा है, हमको सब पढ़ना है। परीक्षा में प्रश्न पूछेगा क्रिया किसे कहते हैं तो आप बता देंगे। जिस शब्द के माध्यम से ये जाना जाए किसी काम का करना या होना पाया जा रहा है तो उसे हम कहेंगे क्या? क्रिया कहेंगे। जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, नाचना, गाना, ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। अब एक क्रिया 2 तरीके से होती है, मुख्य रूप से जो है ये 2 तरीके से हमारे पास है। पहला हमारा जो है वो है रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म लगा हो, अर्थात साकर्म। कर्म के साथ अगर कोई क्रिया है, यानी जब कोई क्रिया हो रही है तो किसी कर्म के साथ हो रही है तो उसे कहेंगे हम सकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया हो जिसमें कर्म ना हो उसे कहेंगे हम आकर्मक क्रिया। अच्छा, सकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब ये क्या होता है? अच्छा, अब क्रिया हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे, क्रिया के साथ अगर कर्म लगा रहेगा तो उसे कहेंगे हम सकर्मक क्रिया। अर्थात क्रिया के साथ अगर एक कर्म होगा तब उसे कहेंगे हम एक कर्मक क्रिया, और क्रिया के साथ यदि 2 कर्म होगा या 2 से अधिक कर्म होंगे तब उसे कहेंगे हम द्विकर्मक क्रिया। समझ में आई बात? यानी क्रिया के साथ एक कर्म हो तो उसे कहेंगे हम एक कर्मक क्रिया, और क्रिया के साथ यदि 2 कर्म हो या 2 से अधिक कर्म हो तो उसे कहेंगे हम द्विकर्मक क्रिया। जैसे हम आपको बताएं एक कर्मक क्रिया के लिए, जैसे कहा जाए मीरा पत्र लिखती है। अब देखेंगे इसमें कर्म कहाँ है? कर्म देखिए, ये मीरा जो है ये सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। अब है जो है आपका ये सहायक क्रिया लास्ट में लगता है। लिखना जो है ये क्रिया है। अब ये जो पत्र है ना, यही क्या है? ये है कर्म। तो ये क्या है? एक कर्म है। अब देखिए कितने कर्म है इस सेंटेंस में? एक कर्म है। तो ये पूछेगा जो है इस सेंटेंस में ये द्विकर्मक क्रिया है या एक कर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, तो या संयुक्त क्रिया है। तो इसमें देखेंगे एक ही क्रिया है लिखना, और ये पत्र क्या है? ये कर्म है, और मीरा क्या है? ये कर्ता करने वाली है, अर्थात तो सब्जेक्ट है। तो यहाँ एक कर्म है जिसे कहेंगे हम एक कर्मक क्रिया। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछे मीरा पेन से पत्र लिखती है, मीरा पेन से पत्र लिखती है।
अब देखिए इसमें जो है, इसमें दो कर्म आपके पास हो गए हैं। मेरा सब्जेक्ट है यहाँ पर, पेन जो है, पेन के माध्यम से काम किया जा रहा है, तो पेन क्या है, कर्म है। और जो पत्र जो है, ये भी क्या है, ये पत्र पर काम हो रहा है, पेन से काम हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कर्म। लिखना क्या है, ये क्रिया है आपका सहायक क्रिया है। अब बीच में जो से है, हमने आपको कारक पढ़ाया था, कारक में जो से है ये करण कारक है। मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, अर्थात कर्ता है, संज्ञा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, एक कर्म यहाँ पर है पेन के रूप में, एक कर्म यहाँ पर है वो पत्र के रूप में है। अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो कर्म है, और जहाँ दो कर्म होगा उसे कहेंगे हम द्विकर्म क्रिया है। या दो से अधिक कर्म रहेगा तो उसको भी हम द्विकर्म क्रिया के रूप में जानेंगे। अगर एक कर्म रहेगा तो इसको कहेंगे हम एक कर्मक क्रिया है। अब पूछेगा मेरा पत्र लिखती है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है या अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो आप बताएंगे इसमें कर्म है तो इसलिए सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगर सिर्फ ये हम कहें राम खाता है, अब राम खाता है, अब देखेंगे राम क्या है, राम है सब्जेक्ट, और खाना क्या है, ये क्रिया है लास्ट में सहायक क्रिया है। क्या इसमें कर्म है, इसमें कर्म आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। यहीं पर होता राम आम खाता है, यहीं पर आम लग जाता, तब क्या हो जाता, राम सब्जेक्ट हो गया, खाना क्रिया हो गई। लेकिन यहाँ पर देखें क्या, आम जो है क्या है, आम अब कर्म है, यहाँ पर आम कर्म है, अर्थात यहाँ पर कर्म है, अर्थात सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब आपसे पूछेगा सकर्मक क्रिया अगर है तो सकर्मक क्रिया में भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब देखोगे एक कर्मक का मतलब होता है जिसमें एक कर्म होगा उसे कहेंगे एक कर्मक, जिसमें दो कर्म होगा उसे कहेंगे द्विकर्मक, या दो से ज़्यादा होगा तो उसे भी कहेंगे हम द्विकर्मक क्रिया। ठीक, अब जानेंगे हम लोग जो है अकर्मक क्रिया का मकसद क्या होता है। अकर्मक क्रिया के भी दो तरीके से भेद हैं, अर्थात कर्म तो नहीं होगा, लेकिन इसके बाद जानेंगे इसमें किस तरह से जो है अकर्मक के भी दो भेद होते हैं। जैसे आपका क्या है, एक स्थितार्थक अकर्मक क्रिया है, दूसरा क्या है गत्यार्थक अकर्मक क्रिया। थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी जो है, ताकि जो है आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, और जो भी बोल रहे हैं जो है उसको आप जो है रिकॉर्डिंग को जो है आप बैक कर करके भी आराम से आप उसको जो है सुन सकते हैं, सुन के बाद नोट्स बना सकते हैं। आइए अब देखेंगे हम लोग जो है अकर्मक क्रिया के जो दो भेद हैं, एक स्थितार्थक अकर्मक क्रिया है, दूसरा गत्यार्थक अकर्मक क्रिया है। अब ये दोनों क्या होते हैं, सबसे बड़ी बात तो आप ये जान गए होंगे कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें कर्म नहीं होगा उसे कहेंगे अकर्मक क्रिया। जैसे मान लीजिए आपसे यदि पूछ ले जो है कि स्थितार्थक अकर्मक क्रिया क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये यहाँ पर देखना जाए। जैसे हमारे एक उदाहरण है, मोहन हंसता है, मोहन हंसता है, अर्थात अब देखेंगे ना, मोहन क्या है, यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट है, मोहन करता है, हंसना क्रिया है आपकी सहायक क्रिया है। क्या इसमें कर्म है, कर्म नहीं है, कर्म नहीं है जो है तो क्या होगा, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब अकर्मक क्रिया में दो भेद इसके होते हैं, स्थितार्थक होता है और गत्यार्थक होता है। अर्थात स्थितार्थक मतलब क्या होता है कि उसकी स्थिति क्या है, उसकी दशा क्या है। तो इस समय जो करता है उसकी दशा है, उसकी जो स्थिति है वो हंसने की अवस्था में है, वो हंसने की दशा में है, हंसने की स्थिति में है, तो इसको हम बताएंगे स्थितार्थक अकर्मक क्रिया है। इसमें कर्ता की जो दशा दिशा होगी आप उसी को बताएंगे, तो ये इसकी जो दशा है, इसकी जो अवस्था है ना, वो हंसने की अवस्था में है, लेकिन ये अकर्मक क्रिया है। इसी पर यहीं पर अगर हम कहें मोहन बाग में घूम रहा है, मोहन बाग में घूम रहा है। अच्छा अब देखिए बताएंगे आप, अब मोहन क्या है, ये सब्जेक्ट है, बाग क्या है, ये भी क्या है, ये सब्जेक्ट है, अर्थात ये जो है आपकी जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर रहना क्या है, क्रिया है, घूमना क्या है, क्रिया है, में क्या है, ये कारक है, अर्थात ये अधिकरण कारक आपका है। तो इसमें भी कर्म आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अच्छा कर्म नहीं दिखाई दे रहा तो कौन सा कारक हो, कौन सा ये हो गया क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया में कौन सी अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया में हम देखेंगे जो है इसमें जो है जो मोहन है, अर्थात जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट है, वो इस समय किस अवस्था में है, तो इसमें वो घूम रहा है, वो गति कर रहा है। गति करने का मतलब क्या हो जाएगा, गत्यार्थक अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अर्थात जिस क्रिया में कर्म ना हो लेकिन कर्ता गति की अवस्था में हो तो उसे कहेंगे हम गत्यार्थक अकर्मक क्रिया। एक उदाहरण अगर हम देखें, नदी बह रही है, नदी बह रही है। अब देखेंगे इसमें जो है नदी क्या है, नदी संज्ञा है, बहना क्रिया है, रहना क्रिया है, और है क्या आपका लास्ट में सहायक क्रिया। इसमें भी कर्म नहीं है,
कर्म नहीं है तो कर्म नहीं है तो यह कर्मक क्रिया हुई, जाहिर सी बात है। लेकिन अकर्मक क्रिया में कौन सी क्रिया है ये देखना है। तो नदी सब्जेक्ट है, नदी इस समय किस अवस्था में है, वो बहने की अवस्था में, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, इसका मतलब गति कर रही है। जब गति कर रही है तो क्या हो जाएगा आपका गत्यार्थक अकर्मक क्रिया। तो इस तरह से हम जाने गत्यार्थक अकर्मक क्रिया क्या होती है, स्थितार्थक अकर्मक क्रिया क्या होती है। यानी जो गति करेगा कर्ता, कर्म नहीं रहेगा गत्यार्थक, जो कर्ता गति नहीं करेगा उसकी अवस्था का हम दशा हमको बोध होगा, उससे कहेंगे स्थितार्थक अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया तो आप समझ गए होंगे, जहाँ पर कर्म नहीं होगा उसे कहेंगे अकर्मक क्रिया। अब बात आ रही है सकर्मक क्रिया की, जहाँ पर कर्म होगा तो उसे कहेंगे हम सकर्मक। और सकर्मक में दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जहाँ पर क्रिया के साथ एक कर्म होगा उसे कहेंगे एक कर्मक, और जहाँ क्रिया के साथ एक या दो से अधिक कर्म होंगे उसे कहेंगे हम द्विकर्मक क्रिया। आइए हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं वो आपके पास हैं दो तरीके से। अब दो तरीके से कौन कौन है, एक आपके पास है संयुक्त क्रिया, दूसरा आपका है सहायक क्रिया। तो संयुक्त क्रिया के जो आपके चार भेद होते हैं उसको हम बताएंगे, उसको भेद भी कहा जाता है या उसको अनभेद भी कहा जाता है। तो वो उसको हम जानेंगे क्रिया में किस तरह से उनका काम होता है, कैसे वो जाने और पहचाने जाते हैं। संयुक्त क्रिया, पहले हम जानेंगे संयुक्त क्रिया क्या होती है। संयुक्त क्रिया का मतलब होता है कि एक क्रिया नहीं बल्कि दो दो क्रिया एक साथ आ जाएं, तो उसे कहेंगे हम संयुक्त क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए, इसके जो भेद होते हैं कई भेद होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला पूर्वकालिक क्रिया है, हमने बताया पहला क्या है आपका पूर्वकालिक क्रिया है। दूसरा जो आपका है वो है नाम बोधक क्रिया। तीसरा जो है वो है प्रेरार्थक क्रिया, प्रेरार्थक क्रिया। और चौथा जो है वो है क्रियार्थक क्रिया। वो क्रियार्थक क्रिया है, ठीक है। चार इसके उपभेद होते हैं, वो जानेंगे हम। संयुक्त क्रिया का मतलब एक क्रिया के साथ दो क्रिया हो। जैसे अगर कहा जाए तुम त्याग पत्र दे डालो। अब पूछेगा क्या ये संयुक्त क्रिया है कि नहीं है, तो देखेंगे तुम का मतलब क्या हो गया, ये सर्वनाम हो गया, ठीक। त्याग पत्र का मतलब होता है पत्र को क्या करो दे दो आप जो है। अब यहाँ पे देना क्या है, ये क्रिया है, डालना क्या है, ये क्रिया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं दो क्रिया है और दो क्रिया एक साथ लगी हैं। देना भी क्या है, ये क्रिया है, और डालना क्या है, ये भी क्या है, एक क्रिया है। अर्थात एक क्रिया के साथ साथ दूसरी क्रिया भी एक साथ लगी होती है, तो ऐसे ही कहेंगे हम संयुक्त क्रिया। तो इसमें भी हम देखेंगे चारों में होगा क्या, एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया भी होगी जो है। तो इस सब उसके भेद होते हैं। तो पहला हम जानेंगे पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। अब पूर्वकालिक क्रिया में हम जानेंगे जो है, पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या होता है, पूर्वकालिक अर्थात एक क्रिया के पहले कोई क्रिया अगर हो जाती है, यानी कर्ता एक क्रिया करने के बाद जो दूसरी क्रिया करता है, तो जो पहले वाली क्रिया करेगा उसे कहेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया। जैसे उदाहरण आपके सामने एक है, वह दूध पीकर सो गया, वह दूध पीकर सो गया। अब ये देखें जाएगा ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण में जो है कौन सा उदाहरण है चारों में से, तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होता है। देखो जैसे वह क्या है, ये सर्वनाम है, ठीक है। वह दूध पीकर, पीना क्या है, क्रिया है, और सोना क्या है, क्रिया है। अर्थात वह मतलब कोई व्यक्ति है जो सबसे पहला कौन काम किया है, वो सबसे पहला काम किया है दूध पीने का, ठीक। पीकर, पीना माने क्या होती है, पीना क्रिया हो गया, तो सबसे पहले उसने कौन काम किया है, वो दूध को पिया, यानी दूध पर उसने काम किया है। तो पहली क्रिया आपकी हो गई क्या, पीकर। दूसरा क्रिया उसने क्या किया कि वो सो गया। कौन सो गया, वही, यानी यही युवा है ना, इसने पहला काम क्या किया, दूध पिया है, दूसरा काम कौन किया है, ये सो गया है, तो दो काम किया। अब कहेगा इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, तो जो पहले वाली क्रिया है पी करना, यही क्या है, यही पूर्वकालिक क्रिया है, ये पूर्वकालिक क्रिया है। और लास्ट में क्या है, ये भी क्रिया है, ऐसा नहीं है कि क्रिया नहीं है, क्रिया ये भी, क्रिया यह भी है, लेकिन दोनों में पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या होता है, जो क्रिया पहले कर्ता किया है वही कहेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे एक उदाहरण और, पुजारी
नहाकर मंदिर चला गया। पुजारी नहाकर मंदिर चला गया। अब देखेंगे पुजारी जो है ये करता है, सब्जेक्ट है। अब पुजारी जो है सबसे पहले कौन सा काम किया है, वो पहले नहाया है, यानी नहाना क्रिया हो गई। इसके बाद क्या हुआ, वो चला गया, कहाँ गया है, मंदिर गया है। अर्थात पुजारी ने सबसे पहले कौन सी क्रिया की, तो सबसे पहले क्रिया की नहाने की। ठीक, एक क्रिया ये हो गई। दूसरी बार क्या किया है, उसने कौन सी क्रिया की, जाने की क्रिया की, तो यह भी क्रिया हो गई, यानी जाना क्रिया हो गया, यानी कि चला गया। अब देखिए दो क्रिया है, तो पहली क्रिया ये किया है ना, कौन, ये जो करता है, जो सब्जेक्ट है, ये सबसे पहले कौन सा काम किया है, सबसे पहले नहाने काम किया है। इसका कौन सा काम किया है, जाने का काम किया है। तो यहाँ जो पहली क्रिया है यही कौन सी क्रिया कहलाएगी, ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे जो है इस संयुक्त क्रिया में जो पहला वाला है पूर्वकालिक क्रिया, इसका मतलब ये होता है कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर जब दूसरी क्रिया करता है तो पहली वाली क्रिया जो होती है उसे कहते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। आइए अब जानेंगे जो है नामबोधक क्रिया क्या होती है। नामबोधक क्रिया का मतलब होता है कि नाम के आधार पर जो क्रिया होती है उसे कहेंगे हम नामबोधक क्रिया, या इसका एक और नाम होता है जिसे कहते हैं हम लोग क्या, नाम धातु क्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये जानेंगे हम नामबोधक क्रिया होती क्या है। नामबोधक क्रिया में दो चीज़ का ध्यान देना बड़ा जरूरी होता है। एक होता है संज्ञा, दूसरा होता है विशेषण। दूसरा विशेषण, अर्थात वह क्रिया जो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ प्रयोग किया जाए तो उसे कहते हैं हम लोग जो है नामबोधक क्रिया। यानी ऐसी क्रिया जो संज्ञा प्लस विशेषण, संज्ञा के बाद कोई क्रिया हो या विशेषण के बाद कोई क्रिया होती है ना, तो उस क्रिया को हम कहते हैं क्या, नाम धातु क्रिया या नामबोधक क्रिया। वो नाम से बोलाई जाती है, संज्ञा का मतलब नाम होता है। ठीक, तो संज्ञा के साथ अगर कोई क्रिया लगेगी उसे कहेंगे हम नामबोधक क्रिया, या विशेषण के साथ अगर कोई क्रिया लगेगी उसे कहेंगे हम नाम धातु क्रिया या नामबोधक क्रिया। जैसे अगर हम कहें कि पीला पढ़ना, अब देखो ये एक शब्द हो गया आपका पीला पढ़ना। अब पीला शब्द क्या होता है और पढ़ना क्या होता है, पढ़ना क्या है, ये पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्या है, ये क्रिया है, और पीला क्या है, ये होता है विशेषण। ये क्या होता है, ये विशेषण है। विशेषण के बाद अगर कोई क्रिया लगेगी ना तो इन शब्दों को क्या कहा जाएगा, ये नाम बोधक क्रिया है, अर्थात नाम धातु वाली क्रिया है। जैसे कहा जाए खून खौलना, खून खौलना। अब जरा बताएंगे, खून शब्द जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई, अर्थात ये क्या हो गया, ये हमारी संज्ञा है। अब यहाँ पर ये तो संज्ञा हो गई, और खौलना क्या है, ये हो गई क्रिया। ये क्या हो गई, क्रिया। अर्थात संज्ञा के बाद अगर कोई क्रिया आती है तो इन शब्दों के क्या कहा जाएगा, ये नाम धातु क्रिया के नाम से जाना जाएगा। जैसे अभी मैं आपको और उदाहरण बताऊं, जैसे देखो सठियाना एक शब्द है, ये कई बार परीक्षा में आया हुआ है। सठियाना एक शब्द है। अब सठियाना में देखेंगे हम लोग ने, एक पूछेगा ना ये कौन सी क्रिया है इसमें जो है, तो चार ऑप्शन आपके पास होंगे तो आपको बताना होगा ये नामधातु क्रिया है कैसे। अब देखो सठियाना का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आना जो है क्रिया है और साठ जो है ये विशेषण है। सठ का मतलब होता है साठ, साठ क्या एक संख्या है, तो जितने भी संख्या होते हैं वो सब क्या होते हैं, विशेषता बताने वाले वो विशेषण होते हैं। अब आना मतलब क्या हो गई, ये देखो आपके पास क्रिया है, ये क्या है, क्रिया है, और साठ क्या है, साठ जो है ये हो गया विशेषण। अब सठियाने का मतलब समझते हैं लोग, जो थोड़ा सा अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा समझते हैं, उसका मतलब क्या होता है। अब देखो साठ, आना का मतलब क्या होता है, इसमें होता है आना मतलब होता है जैसे ना ये रुपया या ऐसे मुद्रा काउंट किया जाता है। अब साठ का मतलब क्या होता है, आधे से अधिक, अर्थात अगर 50 + 50 रहेगा तो ये बराबर बराबर हो जाएंगे। जैसे इसमें 10 एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा कितना, ये 60 हो गया। ठीक, अब ये कितना तो बचा, ये 40 हो गया। अब बड़ा कौन हो गया, ये 60 बड़ा हो गया ना, 40 छोटा हो गया, तो क्या करेगा, इन दोनों की तुलना में ये अधिक हो गया कि नहीं, अर्थात ये क्या करेगा, अपने आप को तेज बनाएगा, अपने आप को एडवांस समझेगा, तो क्या करेगा, ये सठियाएगा। इस लोग कहते हैं ना सठियाने का मतलब ये होता है अपने आप को थोड़ा सा 30 मार खा समझ लेना।
तो जब ज़्यादा रहेगा जो है, जो ज़्यादा रहेगा वही तो 30 मार्क का समझेगा अपने आप को। तो ये आधे से अधिक है, अर्थात ये 60 हो गया है, इसलिए क्या हो रहा है, ये 60 ही आ रहा है। जैसे बतियाना हो गया सब, ये भी परीक्षा में आया हुआ है, बतियाना, लतियाना, ये सब। लतियाना है, बतियाना है। लतियाना का मतलब क्या होता है, लात प्लस आना। बतियाना का मतलब क्या होगा, बात प्लस आना। अब देखिए बात क्या है, बात मतलब जो है ये आपका जो है भाववाचक संज्ञा होती है। अब लात क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा होती है। अर्थात ये दोनों क्या है, संज्ञा है, और लास्ट में क्या है, क्रिया है। तो संज्ञा प्लस क्रिया जो होगी उसे कहेंगे हम क्या, नाम धातु क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आप जान पाए होंगे कि नाम धातु क्रिया को कैसे हम पहचानेंगे। जहाँ पर संज्ञा अथवा विशेषण के बाद अगर कोई क्रिया का प्रयोग किया जाएगा तो उन सभी शब्दों को हम कहेंगे वो नाम धातु वाली क्रिया है या नाम बोधक वाली क्रिया है। आइए अब जाने हम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। अब इस शब्द से ही आप समझ गए होंगे प्रेरणा का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को जो है आप प्रोत्साहित करिए ताकि वो क्रिया करे, खुद ना क्रिया किया जाए। इसका मतलब ये होता है कि कर्ता जो होता है ना, खुद यानी स्वयं वो काम नहीं करता है, वो काम किसी से करवाता है। जैसे कहा जाए ना, गिरवाना। अब गिरवाना शब्द है, अर्थात वो खुद नहीं गिराएगा, दूसरे से गिरवाएगा। जैसे शब्द है मरवाना, ठीक, ये खुद नहीं मारेगा, किसी से मारने के लिए कहेगा। जैसे शब्द है लिखवाना। अब लिखवाना शब्द जो है ये इसका खुद, जैसे खुद लिखेगा नहीं, वो दूसरे से काम करवाता है। तो जब कोई व्यक्ति यानी कोई संज्ञा जब कोई क्रिया करवाएगा और क्रिया वो स्वयं नहीं करेगा, वो क्रिया किसी के माध्यम से करवाएगा, तो उसे कहेंगे हम प्रेरणार्थक क्रिया। उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कहा जाए मोहन पत्र लिखवा रहा है। मोहन पत्र लिखवा रहा है। अब देखो यहाँ पे लिखवाना अर्थात तो खुद नहीं कहा, क्या मोहन पत्र लिख रहा है कि किसी से लिखवा रहा हो। तो मोहन पत्र लिखवा रहा है अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति से इस काम को करवा रहा हो, तो खुद नहीं काम किया। जब दूसरे से काम करवाएगा तो उसको कुछ प्रेरणा दे रहा है ना, उसको प्रोत्साहित करेगा, उसके बदले में हो सकता है उससे कुछ दे, लेकिन वो खुद स्वयं काम नहीं करेगा। जब वो काम दूसरे से करवाएगा तो उन दूसरे से करवाने के लिए जिन क्रिया का प्रयोग किया जाएगा अर्थात वो क्रिया कहलाई क्या, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कहा जाए रवि गाड़ी चलवा रहा है। अर्थात रवि क्या गाड़ी स्वयं चला रहा है, नहीं, वो गाड़ी जो है किसी दूसरे व्यक्ति से चलवा रहा है, खुद नहीं काम कर रहा, वो दूसरे से करवा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये जानेंगे जब कोई व्यक्ति अपने काम को खुद ना करके किसी दूसरे से काम को करवाएगा तो उन शब्दों को हम कहेंगे यानी उस क्रिया को हम कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया, अर्थात दूसरे से काम को करवाना। अब एक लास्ट हमारा है जो है वो क्रियार्थक। अब क्रियार्थक क्रिया क्या होती है, अब ये जानेंगे क्रियार्थक क्रिया क्या होती है। क्रियार्थक क्रिया वो होती है जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर प्रयोग की जाने लगे, अर्थात संज्ञा की तरह प्रयोग में आने लगे, तब उसे कहते हैं हम क्रियार्थक क्रिया। अब ये बात समझ में नहीं आ गई आपको कैसे ये ऐसा हो सकता है। अर्थात हमने कहा कि ऐसी क्रिया जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग की जाने लगी। अब संज्ञा का स्थान कहाँ होता है, सबसे पहले वाक्य के सबसे प्रारंभ में संज्ञा का स्थान होता है, और क्रिया का स्थान कहाँ होता है, वाक्य के सबसे अंत में होता है, और उसके बाद सहायक क्रिया लग जाती है। अर्थात संज्ञा यहाँ रहेगा, अर्थात कर्ता यहाँ रहेगा, कर्म यहाँ रहेगी, और क्रिया यहाँ पे रहेगा, और अंत में सहायक क्रिया। तो ये क्रिया का स्थान है, ये संज्ञा का स्थान है, और बीच में आपका क्या है, कर्म। अर्थात यहाँ जो है, यहाँ संज्ञा है, यहाँ पे क्या है, कर्म है, और यहाँ पे क्या है, क्रिया है, और यहाँ पे सहायक क्रिया है। ठीक, तो जब जो है ये जो क्रिया है, क्रिया अपना स्थान यहाँ पर रख देगी, अर्थात संज्ञा के स्थान पर यदि क्रिया चली जा रही है और इसके बाद भी सेंटेंस में कोई कमी नहीं आ रही है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक ठाक है, तो उसे कहेंगे। अब यहाँ पर ये क्रिया उठ के जब यहाँ आएगी तो यहाँ पर इस क्रिया को हम कहेंगे अब इस क्रिया को कहेंगे हम क्रियार्थक क्रिया है। अब ये क्रिया यहाँ पे नहीं है, यानी अर्थात ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग की जाने लगी है, इस क्रिया को हम कहेंगे
क्रियार्थक क्रिया। जैसे एक उदाहरण लिखवा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, लिखेंगे आप, नोट करेंगे उसको। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जरा हमको बताएंगे इसमें क्रिया कौन है। इसमें क्रिया आप देखेंगे ना, टहलना शब्द क्या है, ये क्रिया है। टहलना शब्द क्रिया है। क्रिया का स्थान कहाँ होता है जो है ना, ये सहायक क्रिया है के पहले जो लगेगा वही क्या होती है, क्रिया होती है। लेकिन क्रिया देख रहे हैं यहाँ पर कहाँ है, क्रिया चली गई पहले। तो क्रिया जब पहले चली जाएगी, अर्थात यहाँ पर संज्ञा होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए, संज्ञा, लेकिन है यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्रिया है। तो संज्ञा के स्थान पर जब क्रिया चली जाएगी ना, अब यहाँ पर टहलना शब्द जो है ये सिर्फ क्रिया नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक क्रियार्थक क्रिया है। ये क्या है, टहलना, ये क्रियार्थक क्रिया हो गई है। जैसे कहा जाए मरना शहीदों की शान है। मरना शहीदों की शान है। अब देखिए जो है यहाँ पर मरना शब्द जो ना है यहाँ पर पहले आ गया है। अब मरना शब्द क्या होता है, क्रिया होती है। अब क्रिया को होना चाहिए था क्या, शान के बाद होना चाहिए था, और तब सहायक क्रिया, तब कहते हैं हाँ सेंटेंस ठीक है। लेकिन क्या देखेंगे, सेंटेंस में कोई कमी है, सेंटेंस बिल्कुल आपका ठीक है। तो ये जो क्रिया है होनी चाहिए थी यहाँ पर, लेकिन क्रिया यहाँ पे कहाँ है, इसमें संज्ञा के स्थान पर हो गई है, अर्थात तो सेंटेंस वाक्य के पहले हो गई है। अब इस समय ये क्रिया क्या कहलाएगी, ये क्रियार्थक क्रिया है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्रियार्थक क्रिया किसे कहेंगे। अब वाक्य इस तरह से देगा और कहेगा ये उस वाक्य में जो है कौन सी, इसमें क्रिया जो है किस प्रकार की है, पूर्वकालिक क्रिया है, नामबोधक क्रिया है, या प्रार्थक क्रिया है, या क्रियार्थक क्रिया है। तो जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर प्रयोग की जाने लगेगी तो उसे कहेंगे हम क्रियार्थक क्रिया है। प्रार्थक क्रिया क्या होती है, जब कोई कर्ता खुद स्वयं यानी स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से जब काम को करवाता है तो उसे कहते हैं हम प्रार्थक क्रिया है। नामबोधक क्रिया संज्ञा या विशेषण के बाद जब कोई क्रिया लगती है तो उस क्रिया को हम कहेंगे नामबोधक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कोई कर्ता, जब कोई सब्जेक्ट, अर्थात जब कोई व्यक्ति एक काम करने के बाद जब दूसरा कोई काम करता है जो पहले वाला काम किया है उसे कहेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया। अभी आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं लास्ट में सबसे जो है वो है सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया आप सबको सब पता है, सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया जो है वाक्य के अंत में लगती है। वाक्य में अंत में लगने से जो है एक काम ये करती है, एक काम इसका ये होता है सहायक क्रिया का, कि वाक्य को क्या करती है, अर्थपूर्ण बना करके वाक्य को पूरा करती है। जिन वाक्य में जो अगर है लग जाता है, अर्थात है, हैं, था, थी, थे, ये वाक्य को क्या करती है, ये पूरा कर देती है और अर्थपूर्ण बना देती है। ये इसका रूल होता है। तो ये सबसे कहाँ लगती है, वाक्य के अंत में लगती है। जैसे कहा जाए वह गया, देखिए वाक्य ये भी पूरा हो गया, ऐसा नहीं कि वाक्य पूरा नहीं हुआ है, ये अर्थ भी दे रहा है, यह अर्थ भी दे रहा है। लेकिन कहा जाए वह घर जा रहा है, अब जो लास्ट में है लगा है यही क्या है, यही सहायक क्रिया है। अर्थात क्रिया की सहायता करके वाक्य को अर्थपूर्ण एवं पूर्ण बना देती है, उसे कहते हैं हम सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया सबसे आसान चीज़ है, सबसे जो है वाक्य के अंत में लग जाता है तो उसे कहेंगे हम सहायक क्रिया। अब पूछेगा क्या इस वाक्य में सहायक क्रिया लगी है, तो इस वाक्य में सहायक क्रिया नहीं लगी है। सहायक क्रिया है, हैं, था, थी, थे, ये सब जो होते हैं, जैसे है हो गया, है, थे है, था है, थी है, ये सब जो वाक्य के अंत में लगता है, जैसे हूँ है, ये सब जो लगते हैं ना वाक्य के अंत में, यही होते हैं आपके सहायक क्रिया। तो आई होप आप सभी लोग जो है क्रिया को समझ गए होंगे। क्रिया के मुख्य रूप से जो है दो भेद होते हैं। पहला जो आपका होता है वो रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा जो क्रिया होती है वो प्रयोग के आधार पर होती है। रचना या बनावट के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दो कर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जहाँ कर्म होता है, कर्म के साथ जो क्रिया का प्रयोग किया जाएगा उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। इसके दो भेद, एक कर्मक क्रिया, दो कर्मक क्रिया। अर्थात कर्म क्रिया के साथ एक कर्म का प्रयोग किया जाएगा तो उसे कहेंगे हम एक कर्मक क्रिया। जब क्रिया के साथ दो या दो से अधिक कर्म का प्रयोग किया जाएगा उसे कहेंगे हम द्विकर्मक क्रिया।
दूसरा आपका है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म का प्रयोग ना किया जाए, उसे कहेंगे अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। पहला आपका है स्थितार्थक कर्म क्रिया, दूसरा गत्यार्थक कर्म क्रिया। अब स्थितार्थक कर्म क्रिया का मतलब क्या होता है कि कर्ता की स्थिति क्या है, क्रिया कर रहा तो क्रिया कर रहा है तो क्या उसमें कर्म है कि नहीं है। तो वहाँ पर आपको कर्ता की स्थिति, दशा या अवस्था का भाव पता चलता है। जैसे पक्षी उड़ रही है, पक्षी उड़ रही है अर्थात पक्षी क्या कर रही है, अब वो गति कर रही है। तो जो है इसमें कर्म नहीं है, लेकिन क्या कर रही है, वो गति कर रही है, अर्थात अब ये क्या हो जाएगा, गत्यार्थक का कर्म क्रिया हो जाएगा। लेकिन भिखारी खड़ा है, तो भिखारी अर्थात तो करता है, वो क्या कर रहा है, वो खड़ा है। तो इसमें जो है वो खड़ा होने की अवस्था है, उसकी जो स्थिति है ना वो खड़ा होने की है। तो अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका स्थितार्थक कर्म क्रिया। और नदी बह रही है अर्थात नदी गति कर रही है, लेकिन कर्म उसमें भी नहीं है, तो कर्मक क्रिया है, लेकिन ये गत्यार्थक कर्म क्रिया कहलाएगी। दूसरी बात रह गई आपकी जो है यहाँ पर प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया तो समझ गए हैं कि वाक्य के अंत में लगता है, ये जो है वाक्य को पूर्ण करता है और अर्थपूर्ण बना देता है, उसे कहते हैं हम लोग जो है सहायक क्रिया, जिसका अंत में सेंटेंस जो होता है, वाक्य जो शब्द होता है वो है, हैं, हूँ, था, थी लगा रहता है। संयुक्त क्रिया का मतलब क्या होता है कि एक क्रिया के साथ साथ कई क्रिया लगी होती हैं, एक साथ लगी होती हैं, उसमें कोई गैपिंग ना होना चाहिए, अर्थात बीच में कोई शब्द नहीं आना चाहिए, उसे कहेंगे हम संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया के भेद होते हैं वो चार होते हैं। पहला जो आपका होता है वो पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या होता है, जब कोई कर्ता एक क्रिया को कार्य करके अर्थात एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया करता है, और जो दूसरी क्रिया करता है उसके पहले वाली जो क्रिया होती है उसे कहते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। नामबोधक क्रिया, संज्ञा अर्थात विशेषण अथवा संज्ञा अथवा विशेषण के बाद जो कोई क्रिया का प्रयोग करते हैं तो उन सेंटेंस को कहते हैं वो जो है हमारा नामबोधक क्रिया होती है। तीसरा आपका जो प्रर्थक क्रिया होती है, अर्थात कर्ता खुद स्वयं यानी खुद वो काम ना करके किसी से जब काम करवाता है तो उसके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया। और लास्ट में आपका है क्रियार्थक क्रिया। इसका मतलब ये होता है संज्ञा के स्थान पर जब कोई क्रिया का प्रयोग किया जाएगा तो उस वहाँ पर जो शब्द लगेगा, यानी अर्थात संज्ञा के स्थान पर अगर कोई क्रिया का प्रयोग किया जाएगा जो है तो उस क्रिया को कहेंगे हम क्रियार्थक क्रिया। तो इस तरह से आप जान पाएँ क्रिया के कितने भेद होते हैं और भेद को जो है कैसे हम जान और पहचान पाएंगे। और आप लोग जो है वीडियो को पूरा सुने होंगे जो है तो सब अच्छे से समझ गए होंगे जो है। इसको आराम से आप जो है वीडियो को जो है रोक करके आप इसको नोट्स बना लेंगे जो है अच्छे तरीके से, जो है आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। आइए आज हम लोग अब ये समझ पाएँ जो है क्रिया के बारे में सारी चीज़ें जो है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।